हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। तो अभी हम मीडियल हिस्ट्री कर रहे हैं। तो उसमें हमने 7th क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। अब 12th का पार्ट 2 हम करेंगे। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि जो मीडियल के लिए आप सतीश चंद्र पढ़ लो, ये वाली जो है 7th और 12th का पार्ट 2, और जो अभी नई एनसीईआरटी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। एंशिएंट और मीडियल, यहाँ तक कि मॉडर्न में भी आपको विपिन चंद्रा पढ़नी है। ये जो नई वाली एनसीईआरटी जो मैंने करवाई, एक बार वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई है, बस वो करना है। आर्ट एंड कल्चर में आपको 11th और 12th का करना है, जिसमें 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीडियल कंप्लीट होने के बाद में अपन आर्ट एंड कल्चर ही शुरू करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखना, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थीम को कवर करो, ठीक है। वो मैं बताते जा ही रहा हूँ। साथ में अपन पीवाईक्यू प्रोग्राम जो स्टार्ट करेंगे 2026 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थीम रहेगी, अब की बार आपको उस लोगों को नोट्स भी मिलेगा उस चीज़ का। साथ में पीवाईक्यू की ट्रिक क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ रखना, इंपॉर्टेंट थीम कवर कर लो। सब कुछ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो। थीम जो मैं नोट दूंगा, उसके साथ में पीवाईक्यू वाली मेरी क्लासेज देख लेना, ठीक है। तो उससे आपका आराम से पीटी हो जाएगा। देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही तरीका है। नहीं तो ऐसे आप पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है, हज़ारों मार्केट में बुक है। पर मैं एनसीईआरटी थ्रू आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, मैं 2025 में जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें 5 चैप्टर है। तो लगभग 4-5 क्लास होगी, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसके चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। 1 घंटे में एक चैप्टर ही हो पाता है। इसलिए फिर बार बताऊँ, मेरी क्लास को आप स्पीड में बढ़ा के फट से आप कर सकते हो आधा घंटे में। फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनको नोट्स बना के आप समराइज करके अपना कर सकते हैं। तो यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में उनकी समझ, और लगभग 10वीं 17वीं शताब्दी, मैंने पहले ही बताया था, यात्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। तो इसीलिए याद रखना कि ये ज़रूरी हो जाता है कि आप टॉपिक वाइज जाओ। महिला और पुरुषों ने कार्य तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। वे जो किस नए स्थान पर आते तथा बस जाते थे, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया का समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य, भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों का अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिला द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हालांकि हम जानते हैं कि यात्राएं, वे भी यात्राएं करती थी। देखो, ये चीज़ याद रखना, इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो यात्रा करती नहीं थी, करती थी, परंतु अपने पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा लिख के दे कि यात्राएं करती ही नहीं थी, तो याद रखना गलत होगा। सुरक्षित, इसलिए जो मेरे पीवाईक्यू वाली प्रोग्राम वाली क्लासेज है, उसमें आपको यही चीज़ें मिलेगी। कैसे यूपीएससी सोचती है, ऐसे स्टेटमेंट कैसे बना रही है, कैसे अपने को सोचना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको पीटी में दिक्कत है वो ज़रूर आप ये पीवाईक्यू प्रोग्राम, और ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये प्रोग्राम। सुरक्षित मेले वृत्तांत अपनी वस्तुओं के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों, स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरणों के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से एक राजनयिक अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतरी भ्रमण करते हैं और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन्म वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हमें देखेंगे उपाधि माही यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में। नारियल का या अत्यंत नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में ये भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्रा किसके लिए लिखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे प्रश्न का अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। अब देखिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस थोड़ा बहुत आप माइंड ओपन करके रखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो बस। अल बिरूनी के अध्यय से अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदू धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहिए।
अल-बिरानो तथा किताब-उल हिंद तो याद रखना उसकी कौन सी बुक थी। किताब-उल हिंद किसने लिखा है? अल-बिरानी। छोटा-मोटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बस ये चीज़ याद रखना। ख्वारिज़्म से पंजाब तक। अल-बिरानी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बिरानी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। याद रखना यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा उसका जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, क्या यूपीएससी पूछता है क्या नहीं पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कई भाषा ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, इब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि यह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1070 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गए। अल-बिरूनी भी उनमें से एक था। वह बंदा के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में अल-बिरूनी का भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनी साम्राज्य की हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्क ने आपसी विश्वास और समाज का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और भारत के कई हिस्सों की यात्राएं भी की थी। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषा में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी भाषाओं का तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, और का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ का कार्य को संस्कृत में अनुवाद भी किया। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना। यूपीएससी फिर भी कम ही चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। हाँ, कोई शासक से जुड़ा हुआ, जैसे यूपीएससी 2022 में योगा वशिष्ठ के बारे में पूछा, अकबर के बारे में, तो ऐसा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से पहले बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके होंगे। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। हिंदू क्या है? हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता है, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को सिंधी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदू का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों को धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बात की बात है। किताब-उल हिंद अरबी में लिखी हुई अल-बिरूनी की कृति किताब-उल, देखो अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर और बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या यूपीएससी पूछता है। जब तक पीवाईक्यू का आपको समझ नहीं होगी ना, तो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे, नहीं तो फिर गधे की तरह पढ़ते रहोगे बस। किताब-उल हिंद के इसलिए मैं क्यों मना करता हूँ कि आप पीसीएस की तैयारी यूपीएससी भाई मत करो, क्योंकि पीसीएस एक अलग चीज़ है, वहाँ पे चीज़ें पूछ ली जाएगी, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सब ये चीज़ें रटने लगोगे। अब वही है कि जो व्यक्ति भाई ज़्यादा मेहनत कर सकता है, उसकी एक अलग बात है, सब कुछ पढ़ने को तैयार है तो फिर पढ़ते रहो भाई। और मेरा मानना है यूपीएससी, अगर आप ओनली यूपीएससी तैयारी करते हो, बहुत सारे बर्डन से बच जाते हो, तो ये चीज़ याद रखना। अरबी में लिखी हुई अल-बिरूनी की कृति किताब-उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय का आधार 80 अध्यायों में विभाजित है। याद रखने से बहुत सारी चीज़ों को लिख किया गया है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपरा पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज की कुछ विद्वानों तरह का कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्णमयता के लिए लिखने का एक मुख्य कारण अल-बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल-बिरूनी, जिसने लेखन में अरबी भाषा प्रयोग किया था, ने संभवतः अपने कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद और रूपांतरण से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ भी शामिल थी। पर साथ ही इन ग्रंथों को लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि के चित्र, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता कवि सोलोन का विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन के विद्यार्थी कपड़ों को ध्यान से देखिए, वैसे कोई काम का नहीं है, छोड़ो। घोंसले से निकलता पक्षी, यह रियला से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को, मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूँ, लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रवाही आवेग और इन
प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर से ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले छोड़ देता है। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इबन बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। इसे पता लगता है कि भाई कुछ कहना है तो छोड़ना पड़ेगा। डाक यात्रा पर हमला करे 16वीं शताब्दी मुगल चित्र रही है, काम का नहीं छोड़ा। इबन बतूता का रहीला एक आरंभिक विश्व यात्री। इबन बतूता अरबी भाषा में लिखा गया, उसका यात्रा वृत्तांत जैसे रिहाला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इबन बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इबन बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। मुझे यात्रा करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा वो सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इबन बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होते हुए दिल्ली का प्रस्थान किया। सुल्तान की विद्वता से प्रभावित हो और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास को खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। यही होता है। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनः स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्तियों के साथ इबन बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। तो याद रखना, मालाबार तट ये है, कोरोमंडल तट ये है, कोंकण तट ये है, ये पता होना चाहिए जियोग्राफी का नॉलेज। मालाबार से मैं मालदीव गया जहाँ 18 महीने तक काजी के रूप में, तो याद रखना मालदीव यहाँ पर है ही। पर काजी के पद पर आया, अंततः उसने श्रीलंका जाने के नीचे किया। श्रीलंका के इधर गया वो। बाद में एक बार फिर मालवा तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल तथा असम भी गया। वहाँ जहाँ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से गने जहाँ चीनी बंदरगाह नगर जायतुन जो आज का कोहन नजू के नाम से जाना गया। नामी यात्री बंगाल के मंदिर की मणिमूर्ति कला है, वे देखा। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग से थक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 17 उसने वापस अपने घर जाने के निश्चय किया। चीन के विषय में उसने वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो जैसे 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा के वृत्तांत से की जाती है। इबन बतूता ने नवीन संस्कृति, लोगों, आस्था और मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इबन बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंधु से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री लंबी यात्रा से लुटेरे एकमात्र खतरा नहीं था। यात्री गुहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रियला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे जवर ने पकड़ लिया, जवर मतलब बुखार, और मैंने अपने आपको कमजोरी कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिए। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन हमें उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों से आए आंसू को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरे घंटों कारण जानकर मेरे पास आए और अभिवादन किया। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बस ये समझ है क्या हो रहा था उस टाइम। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इनमें बतौर भ्रमण किए गए स्थान है। कई जगहों के नाम उस पर लिखे गए हैं जिन तेरी बता जानता होगा। अभी देखो दिए है, अभी थोड़ा बस ये पढ़ लो। देखो सिंध नदी है, लाहरी, ये देखो ऊर्जा, मुल्तान, आज़ाद, अरब, सरस्वती, हंसी, देहली मतलब दिल्ली, सतलज याद रखना। ये देखो काबुल, गजना, परवान, कंदूज, तिरमिद, कंधार। थोड़ा यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था, असुरक्षित भी था। इबन बतूता ने कई बार ढाकों के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरे रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारों पर आक्रमण और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उनमें इबन बतूता भी शामिल था, पूरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासा को उपभोग
जैसे कि हमने देखा कि इब्न बतूता कि हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को से वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, कुछ भाग हो सकता है रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की, वहाँ वापस आया था। स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन इब्न जुजाई जैसे इब्न बतूता के सुरत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा द्वारा एक साली निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों को तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं के वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में जिनसे मिले उनके महान साहित्यकारों तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उनके सभी विषयों पर एक कथनानक लिखवाया जाए जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँखें प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने अपने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन में लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए गए असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगे। अभी तक कोई काम का नहीं है, बस ये चीज़ थोड़ा बस एक आध बार पढ़ लो, क्लास सुन लेना, काम हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 14 से 1800 के बीच भारत आई यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे थे। उस समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को भी पढ़ा भी था। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, मोहम्मद वली बल्खी जिसे 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्रा की, तथा शेख अली वाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, यहाँ तक कि उनमें से एक मोहम्मद बल्कि जो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया। कुछ अन्य जैसे कि हाजिम भारत से निराश हुए, यहाँ तक घृणा भी करने लगे। ये बातें अपने लेख उससे भी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। याद करो, अपना टर्नियर के बारे में भी पढ़ा था और यूपीएससी ने उसका क्वेश्चन पूछा था, हीरो के जवाहरात का। फ्रांस में बनी रही विशेष चिकित्सक है, ये याद रखना, चिकित्सक है और वो टर्नियर था जो, और यूपीएससी देखो 2017 का पेपर है, उसमें पूछा था यूपीएससी डायरेक्ट, तो याद रखना, आगे पूछ भी सकता है बर्नियर कौन था। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली का आंगबानी प्रचार, उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में वृत्तांत लिखे। याद करो 1498 में वो आ गया था पुर्तगाल का। उनमें कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसुइट रॉबर्ट और नोबले ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है जिसे दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के विस्तृत विवरण लिखा है। कालांतर 1600 ईस्वी के बाद में भारत आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। उनमें एक प्रसिद्ध नाम है फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट टर्नियर। देखो मैं फिर वो यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ये उधर भी था 7th क्लास में भी था, यहाँ पे भी है, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी, याद रखना। वहाँ विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थिति में बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। उनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मुनकी भी था, कभी कभी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में बस गए, तो ये याद रखना, चिकित्सक थे ये, मतलब ऐसे साइड में लिख लो इन्फॉर्मेशन। फ्रांस का रहने वाला, फ्रांस से बनी रही चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक था, इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। मुगल दरबार से नजदीक रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। पूर्व पश्चिम की तुलना, बनिए ने देश के कई भागों की यात्रा की और देखा कि उसके विषय में विवरण लिखे। मैं सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बनिए ने भारतीय स्थिति के रूप में हुए विकास की तुलना में दैनिक बताया। जैसे कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बनिए के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। ये बात तो सही भी है, अपने कब लास्ट चैप्टर पढ़े तो उसमें तो देखा था फ्रांस कहाँ भाई आगे चला गया था, वहाँ लोकतंत्र की बातें होने लगी थी। भारत में तो लड़ रहे थे लोग। मुगल सेना के साथ यात्रा, बनिए ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की। यहाँ सेना की कश्मीर कुछ के समुद्र दिए गए विवरण से कम दिया जा रहा। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, अपने घोड़े के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी की पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार के तंबू, एक धरी, 4 बहुत कठोर और हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े की मेजपोश, रंगे हुए कपड़े के कुछ अगोछे, नेपिकन, खाने बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह भी झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे तथा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इस तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के भोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा, सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है।
साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला। इस देसी नींबू की शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी कोई वस्तु नहीं मानी जाती। सोचो। भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनके पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्होंने यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों को अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया। बर्नियर का कार्य फ्रांस में 1671 में प्रकाशित हुआ और अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेज, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच इसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों के जिनका प्रसार हस्तलिपि के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामने प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत था। विशाल पहुँच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अल्बेरोनी ये लिखता है, यदि आप इसी कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने से पार पाना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्द तथा विभक्ति दोनों में ही इस भाषा का पहुँच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा ने बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल्बेरोनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला तो तथाकथित रूप से 216 32 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से इस स्थान पर जहाँ हवा मिट्टी काफ़ी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। एक अपरिचित संसार की समझ अल्बेरोनी तथा संस्कृतवादी परंपरा समझने बाधा है और उन पर विजय। जैसे कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्य तो उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बेरोनी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निजी समस्या से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी इतने भिन्न थे कि विचारों और सिद्धांतों की भाषा से दूसरी अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा भिन्न थी। इसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्या जानकारी होने पर भी अल्बेरोनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए हैं। अल्बेरोनी की जाति व्यवस्था का वर्णन। अब ये थोड़ा इंडियन सोसाइटी इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्बेरोनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूप की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी: घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें भिन्नता केवल धार्मिकता पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल्बेरोनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु तो अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। ये चीज़ याद रखना, इसलिए समुद्र का पानी कभी सड़ता नहीं है, पर नदी नालों का पानी सड़ जाता है। सोचो सोचो सोचो, अगर सोचो कि समुद्र का पानी का सड़ने लग जाए तो भाई ऐसे लोग मर जाए। सोचो नेचर। अल्बेरोनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। इसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों से विरुद्ध थी। वर्ण व्यवस्था। अल्बेरोनी वर्ण व्यवस्था इस प्रकार उल्लेख मिलता है: सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण सिर से उत्पन्न हुए हैं और क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे बड़ी भाग है, इसलिए ब्राह्मण प्रजाति सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सर्जन ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों से हाथों से हुआ। उनका दर्जा ब्राह्मण से नीचे नहीं है। उनका पश्चात वैश्य आते, जिनका उद्भव ब्रह्मा के जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सर्जन उनके चरणों से हुआ था। आमतौर 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी एक ही शहरों और गाँव में रहते हैं, समान घरों आवास में मिलजुल कर। जैसे कि हमने देखा, जाति व्यवस्था के विषय में अल्बेरोनी का विवरण उनके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंत साप्ताहिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराए। दूसरे शब्दों में, हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना शिकार होते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था।
मानव सिर जैसे गिरीदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। अब जैसे ना छोटी मोटी चीज़ों में मिलेगा, ये चीज़ याद रखना कि उसने किस चीज़ का वर्णन किया है, क्या किया है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक अपवाद है कि एक से खास्ट फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानव 2 आंखें तथा एक मुख और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इसे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं, लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय उनसे जहाज को सिलते हैं। इसे बर्तन के लिए भी रस्सी बनाते हैं। तो ये नारियल की देखो उपयोगिता बता रहा है। पान, इब्न बतूता दिए गए पान का वर्णन है। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है, इसे केवल उसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है, जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तोड़ा जाता है जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और उन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ उन्हें चबाया जाता है। इब्न बतूता अनजाने के जानने की घटना। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आए, उस समय पूर्व उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्वी में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसे कि हमने देखा कि इब्न बतूता स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने यात्राएं की थी, पवित्र पूजा स्थलों को देखा था, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी पद भी रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहाँ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने लगे वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उप व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी निष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजा जो निर्दयी थे, दयावान दोनों हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानी सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगमय देशों वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो सके। नारियल तथा पान, इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वो नारियल और पान 2 ऐसे वानस्पतिक उपज जिनके ऊपर पाठक पूरी तरह से अपरिचित का वर्णन करता है। देहली, अभी दिल्ली के बारे में, तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब है, बस्ती किलेबंदी दीवार का एक हिस्सा, ये वाला। दिल्ली जैसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया है। का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला हुआ घनी जनसंख्या वाला शहर है। सोचो उसी टाइम से था, दिल्ली अभी भी है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर दीवार, अतुलनीय दीवार की चौड़ाई 11 हाथ 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है, तो मतलब 220 इंच। इसके भीतर रात्रि के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष है। प्राचीन के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, पर्याप्त घरे बंदे में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारघर बने हुए हैं। प्राचीर के भीतरी भाग घुड़सवार, पैदल सैनिक शहर के एक शहर से दूसरे शहर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी है जो शहर की ओर खुलती है और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और उनमें से बंदायु दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसे बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई जाती है। जिन कब्रों में गुंबद नहीं है और नीचे दूसरे मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। देखिए ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी हमेशा याद रखना। इब्न बतूता भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसर से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभिमानों से होने वाले विध्वंसक के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली के बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला था, बाद में सबसे बड़ा बताता। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। यार दौलताबाद महाराष्ट्र में था। इक्कत बुनाई है, इक्कत बुनाई। बाजार में संगीत, यहाँ इब्न बतूता दौलताबाद के विवरण से तैयार रखना। दौलताबाद महाराष्ट्र में है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद कहते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना, ताराबाद में। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजार में से एक है। यहाँ में बहुत सी दुकानें, प्रति दुकान में एक ऐसा दरवाजा जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों की कालीन से सजाया गया और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है और सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है। उसकी सेविका उसे झुलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसे में कालीन बिछाया गया और सजाया गया और प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं।
गायिका एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचते हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था तो गुब्बंद उतर कर आता था और गायिका उसके समक्ष ज्ञान प्रसून करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक वैसा ही करते थे। अपने विचार में इब्न बतूता अपनी भिन्न गतिविधियों रेखांकित क्यों किए? कुछ ही काम नहीं था उसको के भाई वो समाज वाले शासकों की ये सब चीज़ें तो करने आया था वो। क्या ही करेगा, वो सब चीज़ें वर्णन करे, क्या शौक थे, क्या था सब। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थानीय नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजार में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। उनमें से कम कुछ ही में तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्यिक अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी। जैसे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेषकर रूपी सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल के कई किस्से जिनमें इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के साथ बहुत धनाढ़ लोग ही पहन सकते थे। एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत सवेंगा और अवबोधनों के एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट, आधुनिक कोझिकोड, याद रखना ये चीज़, केरल में है ये। बंदरगाह है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसने जो देखा उसने पसंद से नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हैं जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर अपनी बात यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया। मंगलोर याद रखना कर्नाटक में है और पश्चिमी घाट को पार किया। ये इधर वाले इलाके में है। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर उसमें एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसे कि आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतने चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीक होता था कि मानव देख सकते हैं। इस शिल्पी कारीगरी के क्या ही कहने। गला डाक व्यवस्था वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। असल डाक व्यवस्था जिसे उल्लुक कहा जाता है, तो ये थोड़ा याद रखना। हर 4 डाक मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चालित होते हैं। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, जिसे दावा कहा जाता है और 1 मील का 1/3 होता है। हर 3 मील पर घनी आबादी वाले गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिन लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटी लगी होती है। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता तो एक हाथ में पत्र था, दूसरे में घंटी सहित छड़ लिए हुए समतानुसार तेज भागता। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते तो तैयार हो जाते। जैसे संदेशवाहक उनके पास पहुंचता उनमें से एक उससे पत्थर लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच पाता। पत्थर के अपने गंतव्य के स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया चलती रहती थी। यह पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें बाद में बहुत पसंद किया जाता था। अरे रिले दौड़ होती है ना, एक को पकड़ा के ऐसे। संचार की एक अनूठी प्रणाली व्यापारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराहे तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो। ऐसे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हो, बल्कि अलग सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहाँ गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक उस डाकिया व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुँच जाती थी। सोचो। व्यापक गरीबी। पलसेट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बनियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतने अधिक अथा दुखद गरीबी में रहते थे कि उनके जीवन का मात्र नित्यानंद अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य आवास के रूप में चित्रित
अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए कहता है कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी मुश्किल से बचती। इसका मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था। बढ़िया तथा अलग विकसित पूर्व, जब जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वो उसके सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्यापक स्थिति से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से स्थितियों जिन्हें उसने अवसादकारी पाया उसका विचार नीति निर्माता तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगल कानूनी भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विव विपरीतता के विपरीत नमूने पर आधारित है। भारत का यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दर्शाया गया, फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसे जो भिन्नता महसूस की गई उन्हें परंपरा के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिसे भारत पश्चिमी दुनिया के निम्न कोटि का प्रतीत हो। स्वाभाविक सी बात है, वो दिख ही रहा है ना। पर आज देखो यहाँ की कुछ विशेषता ही थी, पर फिर भी भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसके निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो उससे अपने अमीरों के बीच बांटता था, और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के अधिकांश जातक वृत्तांतों मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तक देता भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। ये बात सही है एकदम। इस प्रकार निश्चित निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय जैसे कि पश्चिमी यूरोप को रोका, जो भूमि के रखरखाव और बेहतर के लिए प्रति सजग रहते हैं। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों के जीवन में स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। गरीब किसान या बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया गया। जैसे कि अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणाओं को दृढ़ता प्रदान करता है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियों पर या बंजर पर्वत है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नर द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इससे अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गाँव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था। इसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित इसका विवरण यूरोप में लोगों के लिए एक चेतावनी कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है। इसी विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज के दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है। ये बहुत अमीर था, एक शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नामात्र कोई भी सामाजिक वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, मतलब मध्य वर्ग नहीं थे। क्या तो जो आदमी है बहुत पैसे वाला है या गरीब है, पर ऐसा नहीं है। मध्य वर्ग हमेशा रहा है। यूरोप के लिए चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मंगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जूते और बसे हुए इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशील फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली, और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राशि ढंग से सेवा हो, जल्दी रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारी तथा कुछ लोगों के राज बनकर रह जाएंगे, जैसा कि जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। मुगल शासक हम उन महान शहरों नगरों को खराब हवा कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में उनके जिनके जीर्णोद्धार की चिंता
ये चिंता नहीं है व्यक्त के लिए, वो झाड़ी तथा घोतक दलदल से भरे खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया। तो बनिया ने मुगल साम्राज्य के स्वरूप में देखा। इसका राजा भिखारियों कुर लोगों को राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित है, आज भी है भाई। और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भू स्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल के सरकारी इतिहासकार अबुल फल्ज भूमि को राजस्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि का, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बनियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशत्ववाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। इस तरह का आधार यह भी था कि सारी भूमि पर राजा स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स इस विचार को एशिया उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेश से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता है। इसमें से एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदाय से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था, और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, अध्याय 8 ग्रामीण समाज के चित्रण सच्चाई बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे, भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक बलाहार, इन दोनों के बीच में खड़ा बड़ा किसान था, जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन संलग्न रहता था। साथ ही पैसे के छोटे किसान भी, जो मुश्किल से निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। सोने की चम्मच है, सोचो, सोने की चम्मच जिसमें पन्ने मणि जड़े हुए हैं, मुगलकालीन शिल्पकार के खाद्य दक्षता के अच्छा उदाहरण है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य से बनियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य तो मिस्र से न केवल चावल, मक्के तथा जीवन के अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगणित वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे। भारत के कई ऐसे भाग भी है जहाँ जनसंख्या पर्याप्त और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और वहाँ जहाँ एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचे, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी की वस्तु तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्तु, जो देश में भी प्रयोग होता है और विदेश में निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, हालांकि मुगल राज्य के निरंकुश रूप से रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादकों को सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय, जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था, के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। राजकीय कारखाने, संभवतः बनियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली के विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों में बड़े बड़े कक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कशीदार के एक मास्टर के निरीक्षण में व्यवस्था से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं। तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलासा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूती बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज़ सुबह आते हैं, जहाँ वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं, और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थिति में सुधार करने की इच्छुक नहीं है जिनसे वह पैदा हुआ था। 7वीं शताब्दी में जनसंख्या लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, तो आज लगभग 33% के समथिंग है, और माना जाता है कि 2040 तक भारत में 50% जनसंख्या शहरों में रहने लग जाएगी।
यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या अनुपात से अधिक था। इन पर भी इतने पर बनियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती और ये राजकीय प्रशय पर आश्रित रहते हैं। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकरण चित्र प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारी समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक तथा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों को सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारी समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर शेठ कहा जाता था। अगर आप पहले की पुरानी मूवियाँ देखो तो उसमें होता था नगर शेठ, जगत चंद, ये सब अन्य शहरी। अब देखिए कोई चीज़ें काम की नहीं है अभी तक इसमें, ये याद रखना, ये सब एक समझ के लिए है बस। अन्य शहरी समूह में व्यवसायी वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहाँ कई राजकीय प्रश्नों पर आश्रित थे। कई अन्य सदस्यों के भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। दासिया इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमला और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। सती बालिका यह संभवतः बनियर गोतान के सबसे मानवीय विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, कि बली होते देखी है। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीविता से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसकी मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत, जिस आप सोचो कितनी खतरनाक अवस्था है भाई, किसी इंसान को जिंदा जला दो तुम साला धर्म के नाम पे, कितना बड़ा चुतियापा है ये। फिर बता रहा हूँ, देखो बोलते ना कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए धर्म ने जो किया है महिलाओं के साथ तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए भाई, नहीं तो आप भी फिर उस धर्म की चोट में आके तुम्हारे साथ वो चीज़ें होगी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। जिसने अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, एक बूढ़ी औरत जिसने उसने अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था कि सहायता से उसके अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, सोचो, ताकि वो भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो यार रखना, बनिया ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया था। महिला दासी तथा सती तथा श्रमिक, जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े हुए सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमादी महिलाओं की स्थिति के विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य वैसे मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजार में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े तथा दास खरीदे। जब मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दी। सोचो इंसान का व्यापार कितनी खतरनाक पड़ता है ये। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रदर्शन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दे दी। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियाँ संगीत और गायन निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता उनकी सेवाओं को पालकिया घोड़े डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने की विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की थी जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 तो रखते ही थे। मतलब ये चीज़ यार, जो दासियाँ थी, ऐसा नहीं है कि भाई ये घरेलू कार्य के लिए ही रखा जा रहा है, शारीरिक शोषण सब चीज़ें होती थी, पर इतिहास अब इन चीज़ों को उल्लेख तो नहीं करेगा ना। और फिर बता रहा हूँ कि स्त्रियों को हमेशा समाज ने दबाया और भोग किया है उनका। तो
बहुत खतरनाक स्थिति है ये। सभी समकालीन यूरोपीय यात्री तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाज के बीच भिन्नता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु के लिए लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। लेकिन महिलाओं के जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों महत्वपूर्ण था। व्यापारी परिवार से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अंततः असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थान तक परिसीमित कर लिया जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों को हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई अहम अनुच्छेद रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं। इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों संपन्न महिलाओं के अनुभव के प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात और जिन्होंने समुद्र पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्र में साहसी यात्रा की, उन्होंने क्या देखा और सुना। शुद्ध क्षेत्र के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, कि इन भाषा प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। काल रेखा कुछ यात्री जिन्हें वतन छोड़े 10वीं से 11वीं शताब्दी में 1973 से 1948 में मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहा अली बिरोनी उज्बेकिस्तान से था। 13वीं से शताब्दी में भारत 14 से 1323 मार्को पोलो इटली से था। 14वीं शताब्दी में ये आया था। 1350 शताब्दी इब्न बतूता मोरक्को से। 15वीं शताब्दी में याद रखना अबुद अल रजा कमाल, ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 16वीं शताब्दी में भारतीय यात्रा दूती बारबोसा मृत्यु पता चली पुर्तगाल में। सैयद अली रेडस तुर्की से था। 29 स्पेन से था। 17वीं शताब्दी बाद में बताया मोहम्मद अली बल्ख से। पीटर मुंडी इंग्लैंड से। जेबर टेवनियर फ्रांस से। फ्रांस से। तो ये अपना पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे अब हम। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।